कि और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो जिस पर थोड़ी सी कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि ये है लोअर हाउस ऑब्लिक हाउस ऑफ पब्लिक, हाउस ऑफ पब्लिक, और ये है अपर हाउस ऑब्लिक हाउस ऑफ स्टेट। जनरल बिल के संबंध में इक्वल पावर ऑफ द लोअर हाउस एंड अपर हाउस, यानी मीन्स कि जनरल बिल को लेकर अपर हाउस और लोअर हाउस के जो पावर है वो इक्वल है, बट मनी बिल को लेकर लोअर हाउस के पास ज्यादा पावर है, अपर हाउस के पास कम पावर है। यानी मीन्स अपर हाउस मैक्सिमम 14 डेज ही रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। उसके बाद उस 14 डेज के बाद मनी बिल उसी तरह से पारित हो जाएगा जैसा कि लोअर हाउस चाहता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया गया कि मनी बिल के संबंध में या मनी बिल के मामले में लोअर हाउस के पास पावर ज्यादा रखा गया, अपर हाउस के पास पावर कम है। तो मनी बिल का कंसेप्ट जो है वह आर्टिकल 110 में दिया गया है 110 में, और यहां पर टैक्स, न्यू टैक्स एंड अमेंडमेंट ऑफ टैक्स, यानी कोई नया टैक्स लगाया जाए या टैक्सों में संशोधन कर दिया जाए, एक सिचुएशन। तो टैक्स कौन देगा? जनता देगी। तो जब जनता देगी तो जनता का नियंत्रण होना चाहिए, है कि नहीं भाई? अगर जनता टैक्स दे रही है तो के माध्यम से नियंत्रण किसके ऊपर होना चाहिए? पब्लिक का। और पब्लिक का होना चाहिए तो हाउस ऑफ पब्लिक कौन है? लोअर हाउस। इसलिए एक कंसेप्ट सुनिएगा, नो लॉ एंड नो टैक्स, ये है आपका आर्टिकल 265। नो लॉ नो टैक्स, बिना विधि के कोई कर नहीं, यानी टैक्स लगाने के लिए कोई ना कोई लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक। अब क्वेश्चन मेरा क्या है, यहां पर क्वेश्चन कैसे खड़ा करते हैं कि ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट एक लॉ है, एज ए लॉ। तो अगर लॉ है तो क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यानी आर्टिकल 123 का यूज करके ऑर्डिनेंस जारी करके क्या किसी भी व्यक्ति पर टैक्स लगा सकता है? क्योंकि लॉ तो वो भी है। मैंने ऑर्डिनेंस और एक्ट में डिफरेंस किया, तो ऑर्डिनेंस एंड एक्ट both are equal and both are equal effective rule, but ordinance is the unstable law and maximum effective of the ordinance is the 7.5 month, plus act is a permanent law. Without constitutional amendment there is no demolish of the act. यही था मीन्स कि अधिनियम और अध्यादेश दोनों कानून हैं, दोनों का इंपैक्ट या इफेक्ट इक्वल है। ठीक। लेकिन अधिनियम और अध्यादेश के बीच अगर डिफरेंस करना हो तो एक्ट या लॉ एक परमानेंट लॉ है,
जिसे समाप्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बट ऑर्डिनेंस इज ए अनस्टेबल लॉ। मैक्सिमम इफेक्टिव टाइम ऑफ ऑर्डिनेंस 7.5 months। ठीक, तो अगर इक्वल इफेक्टिव रोल है ऑर्डिनेंस एंड लॉ का, ऑर्डिनेंस एंड लॉ का इक्वल पोजीशन है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यानी आर्टिकल 123 का यूज करके 265 के बेस पर किसी टैक्स को लगा सकती है? नहीं लगा सकती, क्योंकि मनी बिल के संबंध में स्पेशल लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। स्पेशल लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर मनी बिल यानी मीन्स धन विधेयक के संबंध में एक विशेष प्रकार की विधायी प्रक्रिया है। क्लियर? तो जब धन विधेयक के संबंध में एक विशेष प्रकार की विधायी प्रक्रिया है, तो ऐसी स्थिति में या ऐसी सिचुएशन में जो विधायी प्रक्रिया या जिस विधायी प्रक्रिया को अपनाया गया है, उस विधायी प्रक्रिया को लेकर एक इफेक्टिव रोल दिया जा रहा है। क्लियर? तो इन सभी स्थितियों को लेकर या इन सभी स्थितियों के आधार पर पार्लियामेंट का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई डायमेंशन होंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस आपके सामने आएंगे, मनी बिल आएगा, फाइनेंस बिल आएगा, एप्रोप्रिएट बिल आएगा, वोट सप्लीमेंट्री ग्रांट आएगा, वोट ऑफ अकाउंट आएंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस आएगा, तमाम चीजें आएंगी। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटीज आएंगी। इस पार्लियामेंट्री कमेटीज के द्वारा आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी है क्या, किस तरह से वर्क करती है, क्या प्रोसीजर है। तो ये सभी स्थितियां आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टॉपिक देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक बार आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी हो गई, तो टॉपिक बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसको समझने के लिए कि थोड़ा सा समझिए, कंसेप्ट को बनाइए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और मैंने आप लोगों से पहले ही डे फर्स्ट से ही डिफाइन किया कि अब तक का जो व्यू आपके दिमाग में बैठा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रटना है, आर्टिकल को रटना है, वो व्यू निकाल दीजिए। क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को रटने से कोई काम होने वाला नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? और अब तक के जो क्लास चली है, क्या आपके अब तक के क्लास से ये लग रहा है कि रट के कुछ होने वाला है? ठीक है, हो सकता है रट के कुछ हो सकता है, समझ की याद करो। नहीं, जैसे जैसे तो इसको थोड़ा सा समझिए। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पावर ऑफ अपर हाउस, पावर ऑफ अपर हाउस यानी वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं, बट अपर हाउस के मेंबर में से या अपर हाउस के जितने मेंबर हैं उसमें से एक वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होता है, जो प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन के अब्सेंस में, अब्सेंस ऑफ चेयरमैन की पोजीशन में वो चेयरमैन की पोजीशन को वर्क करता है। तो अब्सेंस ऑफ चेयरमैन कब होगा? एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में रिजाइन कर दिया हो, ठीक, या एक उस स्थिति में डेथ हो जाए उसकी, तो इन स्थितियों में उसकी पोस्ट वैकेंट हो जाएगी और उस वैकेंट पोजीशन में वाइस प्रेसिडेंट। अब रही बात तुम लोगों की, तुम लोगों ने जैसे कि मैंने पूछा था, अभी पूछा है कि जब पूरा एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में है तो क्या जरूरत थी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट क्रिएट करने? तो इन्होंने कहा था कि सर मर जाए तो डेथ हो जाए उसकी, ऐसा हो सकता है।
कभी भी बुलावा संदेश आ सकता है, भले तुम्हारे पास ना आए मेरे पास आ जाए। आना भी चाहिए, देख लो, ठीक है, ठीक है, आ जाना चाहिए। लेकिन ये काम सिर्फ प्रेसिडेंट को लेकर ही क्यों, गवर्नर को लेकर क्यों नहीं? गवर्नर भी तो हेड ऑफ स्टेट है, उसके तो उस गवर्नर में भी तो ये प्रोसीजर होना चाहिए, वाइस गवर्नर की पोस्ट होनी चाहिए। तो राज्यपाल को भी तो राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है, तो है कि नहीं? तो ये सभी स्थितियां हैं, इसलिए छोड़ो। तो पावर ऑफ अपर हाउस, फर्स्ट पॉइंट है इक्वल पावर ऑफ जनरल बिल, ठीक? यानी जनरल बिल के संबंध में अपर हाउस और लोअर हाउस का पावर क्या है, बराबर है। इसलिए अगर जनरल बिल को लेकर, इस जनरल बिल के कंडीशन में अगर अपर हाउस और लोअर हाउस के बीच कंफ्लिक्ट आ जाता है तो ज्वाइंट सेशन हो जाएगा 108 के अकॉर्डिंग। क्लियर? दूसरा, लिमिटेड पावर ऑफ मनी बिल, धन विधेयक पर क्या है, सीमित है, यानी मींस मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन अब 14 डेज, यानी मैक्सिमम 14 डेज का रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर? बट इन दो पावरों के को लेकर, दो पावर ऐसे हैं, एक्स्ट्रा टू पावर जो अपर हाउस को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक? अपर हाउस को इंपॉर्टेंस दे रहा है। पहला आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 का मतलब है कि यदि स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट को, एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, तो अपर हाउस नेशनल इंटरेस्ट के बिहाफ पर डिफाइन कर दे तो उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉ फॉर्मेशन। मान लीजिए ये स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, और इस स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को अपर हाउस 2/3 मेजोरिटी से नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन कर दे, नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉ फॉर्मेशन कर लेगी। क्लियर? ठीक। दूसरा है आर्टिकल 312, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज if upper house has been defined the 2/3 majority and needs of the new all India services, then parliament is the formation of new all India service। यानी मीन्स कि यदि 2/3 मेजोरिटी से अपर हाउस डिफाइन कर दे कि नीड्स ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन स्टेट, यानी इन स्टेट या इंडिया कि भारत के लिए एक नई अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है, तो अपर हाउस के इस रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट एक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। ठीक। अब सुनिए, अब तक 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS एंड IFS। बट Article 312, use of Article 312 and upper house IJS, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का रिकमेंडेशन की है।
2-3 साल पहले की बात, ठीक। मीन्स कि जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उसी तरह से आईजेएस के रूप में न्यू ऑल इंडिया यानी इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को लेकर इंटरप्रिटेशन किया गया है कि न्यू इंडियन इंटरप्रिटेशन अगर किया गया, बट पार्लियामेंट के समक्ष या पार्लियामेंट की स्थिति को लेकर ये रिकमेंडेड है, क्या पोस्टपोन पड़ा हुआ है उसके पास उस स्थिति को। तो इन दो पावर के कारण ये 249, अब 249 के अकॉर्डिंग अपर हाउस हैज बीन डिफाइंड द टॉपिक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्लियर? तो इस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, और अपर हाउस के जितने भी मेंबर हैं एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है एंड स्पेशलाइज इन डिफरेंट एरियाज, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में इनके ये पावर इनके पास क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक। नेक्स्ट चीजें हैं आर्टिकल 1881 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोअर हाउस, मैक्सिमम मेंबर 552 टू 2026, और इस नंबर को 84 अमेंडमेंट के द्वारा रखा गया। मीन्स कि 2026 तक लोअर हाउस के जो मैक्सिमम मेंबर होंगे वो 552 होंगे। क्लियर? अब 552 मेंबर, अब दूसरी बात कि 2026 के बाद, ठीक है, 2026 के बाद जब इस मेंबर को लेकर 552 के मेंबर को लेकर एक प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था जिसके तहत नई पार्लियामेंट बनाई गई, उसमें उसका रिकमेंडेशन है कि उस पार्लियामेंट में लगभग 800 सीट या 800 मेंबर तो बैठने की व्यवस्था हो सकती है, सीटिंग हो सकती है। लेकिन जो पुरानी पार्लियामेंट है उसमें ऐसी पोजीशन नहीं है कि 800 मेंबर बैठ सके। तो एक स्थिति ये है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के फॉर्मेशन का रीजन भी यही है कि 2026 के बाद जब सीटों का रीअरेंज किया जाएगा या रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो नंबर ऑफ सीटें, लोअर हाउस की नंबर ऑफ सीटें क्या होंगी, बढ़ेंगी, और उनकी सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए एक नए हाउस की जरूरत थी, और उसी हाउस को लेकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाया गया, जिसके तहत एक नई पार्लियामेंट हाउस का क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया या फॉर्मेशन किया गया। क्लियर? दूसरी बात कि इस 552 मेंबर में 530 मेंबर मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन इन स्टेट, मीन्स राज्यों से प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये ध्यान रखिए कि राज्यों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा 530 मेंबर इलेक्टेड होंगे। क्लियर हो गया? 220 मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ यूटीएस, यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट, एंड 2 मेंबर nominated by president in Anglo-Indian community, but these position is demolished by
104 अमेंडमेंट, यानी मीन्स यह प्रोविजन को 104 के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया गया। तो ये प्रोसीजर यहां पर था। ठीक, दूसरी बात कि अब लोअर हाउस, देयर इज नो परमानेंट हाउस, देयर इज नो स्टेबल लॉ, बट अनस्टेबल हाउस, अस्थायी सदन है। इसका मतलब कि इसको कभी भी डिजॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? अब अगर लोअर हाउस को कभी भी डिजॉल्व करेंगे तो सिचुएशन क्या है, प्रोसीजर क्या है? तो लोअर हाउस का रीऑर्गेनाइजेशन होगा 6 मंथ के अकॉर्डिंग। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर हमको लोअर हाउस में आप लोग को थोड़ा सा समझाना भी है, थोड़ा सा, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक है ऑफिसर ऑफ लोअर हाउस, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर, सेकंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। क्लियर? प्रोटेम स्पीकर है और स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है। ठीक, हाँ, प्रोटेम माने बजाने वाला होता है और स्पीकर मीन्स जो क्या कहा जाता है, वो डब्बा होता है जिस पर डांस करने वाला, क्या, डीजे। हाँ, डीजे। अरे तुम लोग ना प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर का मतलब साउंड बॉक्स नहीं है, हाँ, सुनने वाले। अब सुनो, जो स्थिति है, जो सिचुएशन है स्पीकर को लेकर, या जिस स्थिति के अकॉर्डिंग स्पीकर की, उस प्रोटेम स्पीकर की प्रोसीजर में या प्रोटेम स्पीकर की कंडीशन में एक सबसे सीनियर या एक्सपीरियंस पर्सन, इलेक्टेड एक्सपीरियंस, सीनियर एंड एक्सपीरियंस पर्सन को प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट करता है। और प्रोटेम स्पीकर जितने भी न्यू इलेक्टेड मेंबर हैं उन सबको ओथ देता है, ओथ। ठीक, क्लियर? उसके बाद न्यू इलेक्टेड मेंबर या न्यू मेंबर ऑफ लोअर हाउस स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो जाता है। क्लियर? 2008 में यूपीएससी के मेंस पेपर में, यूपीएससी का मेंस पेपर था, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द प्रोटेम स्पीकर, व्हाट इज द प्रोटेम स्पीकर। बस क्वेश्चन इतना ही है कि व्हाट इज द प्रोटेम स्पीकर, यानी प्रोटेम स्पीकर क्या है। ठीक, और 15 नंबर का सवाल है और 150 वर्ड्स का आंसर है। 2008 का क्वेश्चन है या 7 का क्वेश्चन, सरल आया था। ठीक, और मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूं कि कहीं से भी प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप लोग 150 वर्ड्स लिख के लाइए। किसी भी किताब में प्रोटेम स्पीकर के बारे में 28 वर्ड्स से अधिक का आंसर नहीं। हाँ, हाँ, उसके बाद ये घुस जाना कि कब पैदा हुआ, कब मरेगा, किसी भी किताब में, किसी भी, मैं किताब की बात कर रहा हूं, और मैं कहता हूं कि जिस दिन ये जान जाओगे कि इसमें लिखना क्या है,
में लिखना क्या है प्रोटेम स्पीकर, तो 150 वर्ड्स नहीं 15 पेज लिखेंगे जब तक लाइफ बची रहेगी। ठीक है, तो इसको लिख के लाइएगा, फिर कल बात करते हैं इस पर।